रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव न्यूयॉर्क पहुंचे। दरअसल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की चेयरमैनशिप यानी अध्यक्षता अभी रूस के पास है। लैवरोव ने 2 अहम बैठकों में हिस्सा लिया। एक का मुद्दा मल्टीलैटरल कोऑपरेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर, यानी वर्ल्ड ऑर्डर की बेहतरी के लिए मल्टीलैटरल कोऑपरेशन रहा, और दूसरी बैठक फिलिस्तीन समेत वेस्ट एशिया से जुड़े मसलों पर रहा। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी ग्रुप्स हमास और फतह के बीच सुलह की कोशिश में अगले हफ्ते एक बैठक बीजिंग में होगी। इससे पहले अप्रैल में दोनों के बीच चीन में ही बातचीत हुई थी। चीन लगातार गजा जनसंहार के खिलाफ आवाज उठाता रहा है और फिलिस्तीनियों में यूनिटी बनाने की कोशिश करता रहा है। वहीं हफ्ता भर पहले नेटो समिट के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और ऑस्ट्रिया का दौरा करके बिल्कुल सही पैगाम दिया है। हकीकत में कहा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज, खास करके अमेरिका को बीजेपी की सरकार ने सही जवाब दिया है। दोस्तों, बीजेपी आरएसएस की सरकार का ये 11वां साल है। पिछले 10 सालों से मोदी, ओबामा, ट्रंप, बाइडेन, मैक्रोन, मेलोनी से गले मिलते रहे, मगर किसी ने भारत को कुछ नहीं दिया और ना भारत से कुछ लिया। 10 सालों में बीजेपी की सरकार को अमेरिका ने F-16 ना दिया, ना पैट्रियट एंटी मिसाइल दिया, और ना ही कोई अमेरिकन कंपनी चीन से भारत आई। सिर्फ बीजेपी आरएसएस वालों से क्वेड का हंगामा करवाता रहा और भक्त लोग खुशी और गर्व यानी हैप्पी और प्राउड महसूस करते रहे कि वेस्टर्न कंट्रीज चीन को तबाह कर देगा और नए भारत को दूसरा चीन बना देगा। दोस्तों, सियासी तमाशे के तहत धोखाधड़ी का आलम यह रहा कि 3 साल पहले ट्रंप और बाइडेन ने AUKUS मतलब ट्राइलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस यानी ऑकस न्यूक्लियर सबमरीन्स में भारत को पार्टनर नहीं बनाया, बल्कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ जापान को पार्टनर बना दिया। यहां पर मैं आपको बता दूं कि हफ्ता भर पहले अमेरिका में जो नेटो समिट हुआ उसमें 32 मेंबर्स के अलावा जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडो पैसिफिक पार्टनर्स IP4 के चारों हेड्स ऑफ स्टेट यानी राष्ट्र अध्यक्षों को भी इनवाइट किया गया, मगर भारत को छोड़ दिया गया। मतलब मोदी सरकार के 10 साल की वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर अमेरिका के खुशामद के बावजूद भारत को नेटो समिट में नहीं बुलाकर अमेरिका ने आरएसएस और बीजेपी की सरकार को बहुत बड़ा धोखा दिया। कुल मिलाकर आरएसएस के अमेरिका प्रेम और दोस्ती का बहुत बुरा नतीजा निकला है। इस धोखाधड़ी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटो समिट के ही दिन रूस का दौरा कर लिया और राष्ट्रपति पुतिन से इस्लामिक तरीके से एक बार नहीं कई बार गले मिले। वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर अमेरिका को इस बात की बहुत मिर्ची लगी, मगर मुल्क के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बहादुरी भरे कदम का वेलकम करना चाहिए। दूसरी अहम बात यह है कि और ज्यादा मिर्ची लगाने के लिए प्रधानमंत्री रूस दौरे के बाद यूरोप के देश ऑस्ट्रिया चले गए, क्योंकि ऑस्ट्रिया नेटो का मेंबर नहीं है। बीजेपी आरएसएस की सरकार का अमेरिका प्रेम पर बहादुर शाह जफर का एक शेर बहुत फिट बैठता है। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। खैर, फॉरेन पॉलिसी में धोखाधड़ी वाले सियासी तमाशे पर वापस लौटते हैं। तो दोस्तों, रूस का 2/3 इलाका एशिया में होने के बावजूद रूस की फॉरेन पॉलिसी का फोकस मिडिल ईस्ट और अफ्रीका पर कंपैरेटिवली ज्यादा रहा है। लेकिन हाल ही में एशिया पैसिफिक में रूस की बढ़ती दिलचस्पी ने सबका ध्यान खींचा है। मई और जून के बीच रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने चीन, नॉर्थ कोरिया और वियतनाम का ताबड़तोड़ दौरा करके कई समझौतों पर दस्तखत करे हैं। जब हफ्ता भर पहले पुतिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मॉस्को में मिले थे, तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इससे इतना नाराज हो गए कि उन्होंने इसे पीस प्रोसेस के लिए एक बहुत बड़ा धक्का कह डाला। खैर, बात अगर भारत के रेफरेंस में फिलिस्तीन की करें तो मौजूदा सरकार फॉरेन पॉलिसी और बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स में काफी फर्क देखने को लगातार मिल रहा है। ताजा मामले के तहत बिहार के ईस्टर्न चंपारण जिले में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराने को लेकर मसला खड़ा हो गया है। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। यह जानकारी पुलिस ने दी है। ईस्टर्न चंपारण के पुलिस सुपरिटेंडेंट कांतेश कुमार मिश्रा के मुताबिक
मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीनी झंडा लहराने और हंगामा करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह मामला जिले के महेसी थाना इलाके का है। लोकल पुलिस गिरफ्तार शख्स से पूछताछ कर रही है। मोदी सरकार का फिलिस्तीन को लेकर क्या स्टैंड है, शायद लोकल पुलिस को इसकी अपडेट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारत की फॉरेन पॉलिसी का मेन मकसद डेवलपिंग और डेवलप्ड देशों के बीच ब्रिज का काम करना है, पुल का काम करना है। इनमें ऐसे मुल्क भी शामिल हैं जिन्हें रूस और ईरान का सपोर्ट हासिल है। यूक्रेन के साथ रूस की लड़ाई भारत के इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि इसने भारत की फूड और एनर्जी सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाया है और रूस को चीन के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। नरेंद्र मोदी के मॉस्को जाने का एक और बड़ी वजह यह भी है कि इससे रूस और चीन के बीच बढ़ती नजदीकियों को रोकने में थोड़ी मदद मिलेगी। यह एक ऐसा डेवलपमेंट है जिससे अमेरिका और भारत दोनों ही फिक्रमंद है। वहीं रूस न सिर्फ भारत के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर चीन से नजदीकियां बढ़ा रहा है, बल्कि पाकिस्तान से भी उसके सियासी रिश्ते लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रूस ने ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे मल्टीनेशनल फोरम्स पर अपनी एक्टिविटीज बढ़ाई हैं। दूसरी तरफ भारत ब्रिक्स और एससीओ में कम एक्टिव दिख रहा है और साथ ही वो इंडो पैसिफिक क्वाड का भी मेंबर है। कुल मिलाकर अब तक रूस ने चीन के साथ अपने रिश्तों का असर भारत पर नहीं पड़ने दिया है, लेकिन जानकारों के मुताबिक जैसे जैसे आने वाले वक्त में रूस की चीन पर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी, इस इक्वेशन में बदलाव की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ती चली जाएंगी। दोस्तों, कम्युनिस्ट आंदोलन के शुरुआती दिनों से सोवियत यूनियन और चीन काफी करीब रहे हैं, लेकिन उनके आपसी रिश्ते छठे दशक की शुरुआत में थोड़ा डगमगा गए थे। 1970 के दशक में ये रिश्ते खराब दौर में पहुंच गए थे, लेकिन सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद अमेरिका की मोनोपोली को खत्म करने के लिए दोनों मुल्क फिर से एक दूसरे के काफी करीब आते चले गए। रूस के लिए इस वक्त चीन से अहम कोई मुल्क नहीं है। मई में बीजिंग में पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान बार बार स्ट्रैटेजिक साझेदारी पर जोर दिया गया। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने पुतिन से वादा किया है कि अमेरिकी सैंक्शन का सामना करने के लिए चीन रूस को इकोनॉमी के साथ साथ हर तरह की मदद देना जारी रखेगा। चीनी नहीं, नॉर्थ कोरिया भी रूस के नए स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर उभरा है। यह एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि 7 साल पहले जब नॉर्थ कोरिया ने अपना छठा न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो रूस ने यूएन के तरफ से नॉर्थ कोरिया पर लगाए कड़े सैंक्शन का सपोर्ट किया था। साल 2000 के बाद पहली बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग से मिलने प्योंगयांग पहुंचे। वहां उनका जबरदस्त वेलकम किया गया था और किम ने खुद हवाई जहाज की सीढ़ियों तक पहुंच करके उनका गर्मजोशी के साथ वेलकम किया था। अब यही नहीं, दोनों नेताओं ने 1961 के डिफेंस समझौते में सुधार करते हुए एक दूसरे से वादा किया है कि अगर किसी देश पर हमला होता है तो दूसरा देश बिना देरी करे हुए अपने पूरे रिसोर्सेज के साथ दूसरे देश की मदद के लिए आगे आ जाएगा। दोस्तों, रूस और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते अचानक बेहतर नहीं हुए। सितंबर 2023 में व्लादिवोस्टॉक में हुई बैठक में भी नॉर्थ कोरिया ने रूस को भरोसा दिया था कि वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस को हथियार देगा और इसके बदले में रूस नॉर्थ कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम में उसकी तकनीकी मदद करेगा। हालांकि इस समझौते के डिटेल्स पूरी तरह से पब्लिक नहीं करे गए हैं, लेकिन इस बीच नॉर्थ कोरिया ने डिफेंस इक्विपमेंट से भरे कई जहाज रूस भेज दिए हैं। अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री के एनालिसिस के मुताबिक 2023 की बैठक के बाद नॉर्थ कोरिया ने हथियारों से भरे 11,000 से ज्यादा कंटेनर मॉस्को भेजे। रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच बढ़ती साझेदारी अमेरिका और यूरोप के लिए एक स्ट्रैटेजिक परेशानी का सबब बन चुकी है। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि अमेरिका उन मुल्कों को हथियार और सेंसिटिव डिफेंस टेक्नोलॉजी देने से कतराता है जिन्हें रूसी फौजी साजो सामान लेने से परहेज नहीं है। खैर, इसी के चलते मोदी का मॉस्को दौरा वाशिंगटन को बेहद नागवार गुजरा है। खेल यह है कि रूस अब भी भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है, लेकिन हाल के सालों में भारत ने रूस से हथियारों का इंपोर्ट कम किया है और अमेरिका से हथियारों के इंपोर्ट को बढ़ाया है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि भारत न सिर्फ वेस्ट से सहयोग बढ़ा रहा है, बल्कि अमेरिका की इंडो पैसिफिक पॉलिसी को भी अपना सपोर्ट दे रहा है, जो रूस को पसंद नहीं है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सियासी तमाशे में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। और दोनों का ही लिंक अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और हाँ, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर यानी एक्स पर, हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे इंस्टाग्राम पर। मेरा ट्विटर यानी एक्स का अकाउंट है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।